हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजू सर आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं चैप्टर 1 बायोलॉजी का क्लास 11th का, जो आप लोग को नोट्स के साथ प्रोवाइड करा रहा हूं। आपको एग्ज़ाम के लिए और आगे जो आप लोग नीट उट का अगर एग्ज़ाम देते हैं, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे या और भी किसी चीज़ का आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, चैप्टर 1 है आप लोग का जीव जगत। चैप्टर 1 क्या है आप लोग का? जीव जगत। ध्यान दीजिएगा, जीव जगत का चैप्टर 1 का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं, यानी कि जीव जगत चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि जिसमें हम लोग जीवित जीव का अध्ययन करेंगे वही क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। आगे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? बायोलॉजी के बारे में। तो ध्यान दीजिए, बायोलॉजी जो है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है बायो और एक बना है लोगोस। बायो का जो अर्थ होता है, एक हम उसको लिविंग भी कहते हैं और लोगोस को हम लोग स्टडी कहते हैं। यानी कि अगर पूरे तौर पर देखा जाए तो जीवित जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी को हम लोग लिविंग मतलब क्या होता है? जीवित। और लोगोस यानी उसको हम क्या कहते हैं? स्टडी, यानी कि अध्ययन। यानी कि जीवित जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इनकी शाखाएं कौन कौन सी है, यानी कि जीव विज्ञान की मुख्य शाखा कौन कौन सी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जीव विज्ञान की जो शाखा है के रूप में हम लोग जानेंगे। एक होता है, पहले शाखा जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं जीव विज्ञान के जनक कौन कौन है। जनक कहा जाता है अरस्तु को। इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से क्या किया था? अध्ययन किया था। यानी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? अरस्तु यानी एरिस्टोटल को कहा गया है। और इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से क्या किया था? अध्ययन किया था। चलिए, अब ध्यान देने वाली बात है कि जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान जो है ना, ठीक है, इनकी दो शाखा होती है। एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। लेकिन वनस्पति विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जंतु विज्ञान के जो जनक है अरस्तु को कहा गया है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? अरस्तु का। और पादप विज्ञान का जो जनक कहा गया है थियोफ्रेस्टस को कहा गया है। किसे कहा गया है? थियोफ्रेस्टस को। चलिए अब हम लोग जानेंगे आगे सजीवों का लक्षण। क्या हम लोग जानेंगे? सजीवों का लक्षण क्या है। यानी कि अब यहाँ से हम लोग का चैप्टर शुरू होता है जीव जगत का, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सजीवों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। ठीक है, पहला लक्षण है वृद्धि। यानी कि जो भी जीव क्या होंगे? सजीव होंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि वृद्धि भी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं की संख्या तथा द्रव्यमान में होने वाले निश्चित वृद्धि को क्या कहते हैं? ये जो निश्चित वृद्धि होता है वह क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। और ये जो वृद्धि होता है यह हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होता है। यानी वृद्धि क्या है? कोशिकाओं की संख्या तथा द्रव्यमान में होने वाली निश्चित वृद्धि होती है, जिसमें क्या होता है? वृद्धि हमेशा बढ़ते क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। सेकंड होता है जनन। जो सजीव होंगे वो जनन की क्रिया भी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है जब कोई कोशिका या जीव अपने ही जैसे किसी अन्य कोशिका या जीव को उत्पन्न करता है तो लैंगिक या अलैंगिक जनन के जीव कहलाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि चलिए ध्यान दीजिएगा कि जनन क्या होता है? वैसी क्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव या कोशिका अपने जैसे एक नए जीव को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। और ये जो जनन है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। एक क्या होगा, लैंगिक और एक अलैंगिक। चलिए आगे ध्यान देंगे हम लोग। आगे कहता है क्वेश्चन इसमें कि क्या जनन सजीवों का 100% अनिवार्य लक्षण है। ठीक है, हम आगे ध्यान देंगे इसमें। चलिए, कहा जाता है कि जनन में कुछ ऐसे अपवाद हैं। अब क्या क्या अपवाद है, क्या जनन सजीवों का मुख्य लक्षण या अनिवार्य लक्षण है। यहां पर आंसर दिए हुए हैं कि नहीं। क्यों नहीं होगा, तो ध्यान देंगे। अगर एक गधा है मेल डंकी और एक क्या है, घोड़ी है फीमेल मेयर, ठीक है, अगर ये निषेचन की क्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये किनका निर्माण करेंगे, एक म्यूल का निर्माण करेंगे, एक खच्चर का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे आगे इसमें कि खच्चर एक सजीव है, श्वसन लेगा, यानी कि यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको श्वसन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, श्वसन। ठीक है, पाचन भी करता है, लेकिन इसमें जनन की क्षमता नहीं होती है। इसमें जनन की क्षमता नहीं होती है। वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, वह बच्चे को क्या नहीं दे सकता है, जन्म नहीं दे सकता है। अतः जनन सजीवों का सर्वमान्य लक्षण नहीं है। यानी कि खच्चर जो है ना, वह एक सजीव है। क्या है, एक सजीव तो है, उसमें श्वसन की क्रिया भी होगी, पाचन की क्रिया भी होगी, लेकिन इसमें जनन की क्षमता नहीं होती है। यानी कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, इसलिए जनन जो होता है ना, सजीवों का सर्वमान्य लक्षण नहीं माना जा सकता है। यानी कि अपवाद में जनन की क्रिया में हम एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, खच्चर का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं अपवाद में। ठीक है, चलिए अब आगे तीसरा नंबर है सजीव के लक्षण में। तो ये है समय, जीवन में वातावरण के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता होती है। जीवों में क्या होगी, जीवों में, इसको हम यहां पर लिख देते हैं, प्रिंट मिस्टेक हो गया है। जीवों में वातावरण के अनुसार खुद को ढालने की क्या होती है, क्षमता होती है, वह संवेदनशीलता होता है। चौथा नंबर होता है उपापचय की क्रिया। भोजन ग्रहण करेगा, पाचन द्वारा अवशोषण होगा और उसमें ऊर्जा प्राप्त होगा। यानी कि भोजन हम लोग किए, यहाँ पर हमारे पाचन की क्रिया यहाँ पर शुरू हुई, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बड़ी आंत से छोटी आंत पे पहुंचेगी, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में, और यहाँ पर हमको ऊर्जा प्राप्त होगा। ठीक है, यानी इसके द्वारा शरीर के सभी जैविक और रासायनिक क्रियाएं क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, चलिए पांचवा पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे, स्वतः प्रतिलिपिकरण। स्वतः प्रतिलिपिकरण कहता है अलैंगिक जनन द्वारा अपनी कार्बन कॉपी, यानी अलैंगिक जनन द्वारा क्या होता है, अपनी कार्बन कॉपी यानी हूबहू अपने जैसे एक जीव को तैयार करना। ठीक है, यानी कि कार्बन कॉपी तैयार करना, याद क्या रखिएगा, कार्बन कॉपी यानी कि सेम टू सेम अपने जैसे जीव को उत्पन्न करना क्या कहलाएगा, स्वतः प्रतिलिपिकरण कहलाता है। और इससे हम क्या कहते हैं, क्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन, याद रखिएगा, इससे क्लोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, क्लोन भी कहते हैं या पुंजक कहते हैं। चलिए अब अगला आते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आप लोग का विविधता। आगे क्या है, विविधता। तो देखिए विविधता क्या होता है, पृथ्वी पर जीवों के समूह को विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर जीवों के समूह को क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। याद रखिएगा कि पृथ्वी पर जीवों के समूह को क्या कहा जाता है, विविधता कहा जाता है। चलिए, कहा था वर्तमान में लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियां हैं, और सबसे अधिक जो है ना जंतुओं की प्रजातियां हैं। सबसे अधिक प्रजाति किसकी है, जंतु। अगर आपको पूछा जाए कि विविधता क्या है, तो क्या ध्यान रखेंगे, पृथ्वी पर जीवों के समूह को विविधता कहते हैं।
ठीक है। और वर्तमान में लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियां हैं, जो सबसे अधिक किसकी है, जंतुओं की है। सबसे अधिक किसकी है, जंतु की। ये कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण क्या है, 3 वर्गों में किया गया है। एक है अकोशिकीय रूप में, दूसरा का है एक कोशिकीय रूप में, और तीसरा है बहुकोशिकीय रूप में। चलिए ध्यान दीजिएगा कि अकोशिकीय क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे अकोशिकीय। कोई कोशिका नहीं होगा, केवल डीएनए और आरएनए पाया जाएगा। यानी अकोशिकीय जीव वैसे जीव होते हैं ना जिसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जैसे विषाणु या वायरस, इसमें केवल डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है। सेकंड है अकोशिकीय जीव। इसमें क्या होता है, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना आता है, जो केवल एक कोशिकाओं का बना होगा। आप इसे कोशिकाओं को विखंडित करके, यानी कि अमीबा का ये हुआ अमीबा, इसका क्या होता है, केंद्रक होता है। इसका जो केंद्र तो विखंडित होता है, तो विखंडित होकर क्या करता है, एक नए कोशिका का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे हम लोग बहुकोशिकीय के बारे में। किसके बारे में, बहुकोशिकीय। जो ध्यान देना है कि बहुकोशिकीय में वैसे जीव आते हैं जिनका शरीर जो होता है या वैसे जीव आते हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। बहुकोशिकीय क्या है, बहुत सारे कोशिकाओं से, यानी बहुकोशिकीय यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। जैसे में लिखा मनुष्य, आम, केचुआ, क्या याद रखना है, केचुआ याद रखना है आपको, केचुआ, अर्थवर्म। यानी कि इन सभी जीवों में क्या होता है, मनुष्य में बहुत सारी कोशिका पाई जाती हैं, आम में भी बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं, और केचुआ में भी बहुत सारे कोशिका। यानी कि उस कोशिका से क्या होता है, एक नए जीव की उत्पत्ति अपने जैसे भी करते हैं। और एक कोशिकीय जीव क्या होता है, उनकी एक ही कोशिका टूटकर एक नए कोशिका का निर्माण कर लेता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे जीवों का नामकरण। तो जीवों का जो नामकरण है, ध्यान रखना है कि जीवों को विश्व स्तर पर एक ही नाम से पहचानने की प्रणाली है। यानी कि कोई भी जीव पूरे विश्व में अपने एक ही नाम से पहचाना जाता है। ठीक है। ध्यान दीजिए क्या क्या नाम है। चलिए ध्यान देंगे कि एक है ICZN प्रणाली और एक है ICBN प्रणाली। ICZN प्रणाली का पूरा नाम क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यानी कि यह जो होता है जंतुओं का नामकरण किया जाता है। ICZN के द्वारा हम लोग किसका नामकरण करते हैं, जंतुओं का नामकरण करते हैं। किसका नामकरण करते हैं, जंतुओं का। ठीक है। जैसे में हम देख सकते हैं मनुष्य, और मनुष्य का जो वैज्ञानिक या जैविक नाम है होमोसेपियंस है। वैज्ञानिक नाम जो है ना, वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। और ICBN जो होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। यह जो प्रणाली अपनाई जाती है वनस्पतियों, पौधों, यहाँ पर क्या याद रखेंगे, ये मिस्टेक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पौधों, क्या लिखेंगे, पौधों का नामकरण करते हैं। वनस्पतियों और किसका, पौधों का नामकरण करते हैं। जैसे में आम हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका है। यानी आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे जीव विज्ञान का आधार क्या क्या है। जीव विज्ञान के क्या क्या आधार हो सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ बायोलॉजी। पहला याद रखेंगे जीव विज्ञान के जो आधार है, जो जनक है, अरस्तु को कहा गया है। जूलॉजी के भी जनक किसको कहा गया है, अरस्तु को। और बॉटनी के जो जनक है थियोफ्रेस्टस को कहा गया है। बॉटनी के जनक किसको कहा गया है, थियोफ्रेस्टस को। चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे जैव विविधता। क्या है, जैव विविधता। तो ध्यान दीजिए पृथ्वी पर ज्ञात जीवों की कुल प्रजातियों की संख्या जो है ना, पृथ्वी पर जितने भी ज्ञात जीव है उनकी जो संख्या है कितना बताया गया, 1.7 से कितना बताया, 1.8 मिलियन बताया गया है। कितना बताया गया है, 1.8 मिलियन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जिसमें जंतुओं की प्रजातियां सबसे अधिक है, पीछे आप लोग को हम बताए हैं।
चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे। नामकरण, क्या याद रखना है हम लोग को? नामकरण याद रखना है, ठीक है। नामकरण की आवश्यकता और संस्था, यानी कि जीवों के नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो याद रखेंगे कि वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहला टॉपिक है, तो ध्यान रखेंगे अलग अलग, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है? अलग लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे अलग, ठीक है। अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रों में, अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रों में जीवों के अलग अलग क्या है? नाम है, नाम होते हैं, याद रखेंगे। यानी कहा जाता है कि अलग अलग भाषाओं में और क्षेत्रों में जीवों के अलग अलग नाम हैं। जैसे आम, हम लोग अपने भाषा में कहते हैं आम, अंग्रेजी भाषा में उसी को कहा जाता है मैंगो, ठीक है। क्या कहा जाता है? मैंगो कहा जाता है। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं अपने भाषा में आम को क्या कहते हैं? आम ही कहते हैं, इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, और इसको संस्कृत में कहा जाता है आम्रम। संस्कृत में क्या कहा जाता है? आम्र कहा जाता है इसको, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? आम्र कहा जाता है। यहाँ पर आग्र लिखा गया हुआ है, ये मिस्टेक है। यहाँ पर क्या याद रखिएगा? आम्र, आम्र माने आम। यानी कि तीनों भाषा अलग अलग है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग क्षेत्र है। तो जैसे जैसे क्षेत्र अलग अलग होते जाते हैं, उसी तरह से जो हमारा आम है ना, आम का नाम अलग अलग पड़ता जाएगा। आम हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा और आम्र हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे भ्रम से बचने, यानी कि यहाँ पर भोजन से बचने के लिए ऐसे सार्वभौमिक वैज्ञानिक नाम का आवश्यकता है जिसमें जीव जो होता है पूरे विश्व में पहचाना जाता है। यानी कि भ्रमण के लिए, यहाँ पर मिस्टेक है, क्या क्या मिस्टेक है ध्यान दीजिएगा। इसमें याद रखेंगे हम लोग भ्रमण, याद रखेंगे भ्रमण, भ्रमण से बचने के लिए, भ्रमण से बचने के लिए इस या भ्रमण से बचने के लिए संसार में ऐसे सार्वभौमिक वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता है जिससे जीव जो है ना पूरे विश्व में पहचाना जाता है। उसी को क्या कहा, इसलिए क्या कहा जाता है? नाम की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि वैसा नाम जिसके द्वारा जीव पूरे संसार में पहचाना जाए, उस नाम से, उसी को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक नाम अलग अलग रखा जाता है। यानी कि वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ती है। तो नामकरण करने की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आप लोग को हम बता दें, ICGDN क्या है और ICBN क्या है। तो ICGDN क्या है? जंतुओं के नामकरण के लिए है, और ICBN क्या है? पेड़ पौधे के नामकरण के लिए। किसके लिए? यह पेड़ पौधे के नामकरण के लिए है। चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे द्विनामपत्ति क्या होता है। ध्यान दीजिए द्विनामपत्ति के नियम, रूल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कैरोलस लिनियस को कहा गया है, जिन्हें नामकरण का पिता कहा जाता है। द्विनामपत्ति कौन दिए थे? कैरोलस लिनियस दिए थे। यही हमारे कैरोलस लिनियस, ठीक है। इन्होंने मुख्य नियम क्या क्या दिए थे ध्यान दीजिएगा। एक जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है। एक जीव का केवल क्या होता है? एक ही वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखिएगा। एक जीव का केवल क्या होता है? एक वैज्ञानिक नाम होता है। सेकेंड नंबर याद रखना है, कोई भी एक नाम दो अलग अलग जीवों का नहीं हो सकता है। तीसरा, भाषा
सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। यह एक मातृभाषा होती है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, यानी मृत भाषा, डेड। 4 नंबर याद रखें, वैज्ञानिक शब्द के हमेशा को भाग में लिखा है, यानी वैज्ञानिक शब्द जो होता है ना, हमेशा उसको 2 भागों में लिखा जाता है। पहला हम लोग लिखते हैं वंश यानी जीनस के रूप में, और दूसरा शब्द लिखा जाता है जाति या प्रजाति, ठीक है, को दर्शाता है। ठीक है, तो पहला वंश के रूप में दर्शाया जाता है, दूसरा का जाति या प्रजाति के रूप में दर्शाया जाता है। चलिए आगे है अक्षर का नियम। 5वां है अक्षर का नियम। ठीक है, जीनस यानी वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है, और स्पीसीज यानी जाति का जो पहला अक्षर होता है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, 6ठा नंबर याद रखेंगे कि छपाई में वैज्ञानिक नाम को तिरछा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तिरछा। छपाई में वैज्ञानिक नाम को हम लोग क्या लिखते हैं? तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। ठीक है, इटैलिक या कर्सिव लिखा जाता है। 7वां नंबर, हाथ से लिखते समय वंश और जाति दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन यानी रेखांकित कर दिया जाता है। ठीक है, कि कौन सा वंश का नाम है और कौन सा जाति का नाम है उसको अंडरलाइन करके लिखा जाता है। 8वां याद रखेंगे, नाम के अंत में इसके जनक का नाम संक्षिप्त में लिखा जाता है। यानी नामों के अंत में क्या होता है कि इसके जनक यानी खोजकर्ता का जो नाम होता है उसको संक्षिप्त में लिख दिया जाता है। ठीक है, जैसे में याद रखेंगे, महत्वपूर्ण उदाहरण है आम। आम को हम लोग क्या लिखते हैं? मैंगो। ध्यान दीजिए, मैंगो क्या है? एक जीनस है, और इंडिका लाइम यानी मैग्नीफेरा इंडिका जो हम लोग लिखते हैं ना, LINN जो है यह क्या है? स्पीसीज को दर्शाएगा। मानव का नाम है ह्यूमन यानी होमोसेपियन। होमोसेपियन तो होमो क्या हो जाएगा? जीनस हो जाएगा, और स्पीसीज क्या हो जाएगा? यानी सेपियंस क्या हो जाएगा? स्पीसीज यानी कि जाति को बताएगा। चलिए आगे है जीवों का कोशिकीय वर्गीकरण, सेल्यूलर क्लासिफिकेशन। कोशिका के आधार पर जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है 2 प्रकार से किया गया है। एक किया गया अकोशिकीय जीव के रूप में और एक कोशिकीय जीव के रूप में। ध्यान दीजिए, अकोशिकीय क्या होता है? कोशिका पूरी तरह अनुपस्थित होती है। कोशिका पूरी तरह क्या होती है? अनुपस्थित। इसमें उपस्थित नहीं रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। इसमें केवल DNA और RNA और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यानी प्रोटीन कोट होता है, या प्रोटीन के खोल से पूरी तरह से ढका होता है। जैसे में याद रखेंगे विषाणु। ठीक है, एक कोशिकीय जीव होता है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक के रूप में और एक होते हैं यूकैरियोटिक के रूप में। तो प्रोकैरियोटिक में जो जीव आते हैं वो जीवाणु आता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? जीवाणु। और यूकैरियोटिक जो होते हैं ना, यूकैरियोटिक इसमें नई नई कोशिकाएं बनती है, जैसे इसमें मनुष्य आता है। ठीक है, जानवर भी आ सकता है इसी में। यानी कि यूकैरियोटिक के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मनुष्य और जानवर, ये सब यूकैरियोटिक जीव हो गए। ठीक है, पेड़ पौधे भी आ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे अकोशिकीय जीव विषाणु के बारे में। इनकी मुख्य विशेषता क्या है? पहला विशेषता याद रखेंगे, विषाणुओं में कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। सेकेंड नंबर याद रखेंगे, इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोली बॉडी आदि, यानी गोल्जी काय इसको लिखेंगे हम लोग, गोल्जी काय। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, उपस्थित नहीं होते हैं। 3 नंबर याद रखें, ये केवल आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, DNA या RNA, और उसके चारों ओर मौजूद होता है ना प्रोटीन का खोल पाया जाता है, प्रोटीन के खोल से बने होते हैं। आगे है HIV विषाणु के बारे में कि HIV विषाणु क्या होता है। ध्यान दें, इसका पूरा नाम जो होता है ना ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। यानी HIV को पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। दूसरा होता है आनुवांशिक पदार्थ RNA के रूप में पाया जाता है, जो संख्या में 2 होता है। बाहरी आवरण में वसा पाया जाता है, और लिपिड होता है जिसमें सम्मिलित क्या होता है? लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, यानी कि बाहरी आवरण में वसा और प्रोटीन होते हैं, जिसमें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? लाइपोप्रोटीन कहा जाता है।
चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे HIV विषाणु की संरचना, यानी कि HIV विषाणु कैसा होता है ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, HIV विषाणु की संरचना है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। हम उसके बारे में आप लोग को बताते हैं क्या क्या पाया जाता है, कौन सा नॉब होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला इसमें हमको जानना है नॉब। ध्यान दीजिए, नॉब जो होता है ना, इसको नॉब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नॉब कहते हैं। तो संक्रमण के लिए शरीर से जुड़ने में सही, यानी कि बीमारी फैलाने का जो काम करता है, ठीक है, वह नॉब का काम है। संक्रमण के लिए जुड़ेगा आपके शरीर से, ठीक है। सेकेंड नंबर होता है बाइलिपिड लेयर। ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, बाइलिपिड लेयर है। ये क्या है, बाइलिपिड लेयर, ठीक है। सबसे बाहरी वसा के दो आवरण होते हैं। एक होता है कैप्सिड। ये क्या है, ये कैप्सिड है। ये जो बताया जा रहा है ये क्या है, कैप्सिड है, प्रोटीन का बना, ठीक है। मध्य आवरण होता है, प्रोटीन का बना क्या होता है, मध्य आवरण। उसके बाद है सेंट्रल कोर, ठीक है। ये होता है सेंट्रल कोर होता है यहाँ पे सबसे अंदरूनी भाग। उसका बाद RNA संख्या में 2 होता है, मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ये सब RNA है, ये सब क्या है, RNA है। उसके बाद है एंजाइम, प्रोटीएज और इंटीग्रेज के कण क्या होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं। किसमें, एंजाइम के रूप में। तो ये रहा आप लोग का विषाणु के संरचना के बारे में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे कैरियोलॉजी और कोशिका के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कैरियोलॉजी क्या होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैरियोलॉजी यानी विज्ञान जिसमें केंद्रक का अध्ययन करते हैं वह क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी कहलाता है। कैरियोलॉजी क्या है, केंद्रक का अध्ययन। अब ध्यान दीजिएगा, इसके जो शब्द है कैरियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है इसमें केंद्रक या न्यूक्लियस और स्टडी, यानी कि केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाएगा, कैरियोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर एक कोशिकीय जीव, ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक के रूप में और एक कैरियोटिक के रूप में। अब पीछे आप लोग को हम बता चुके हैं यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जो पुराने कोशिकाओं से जिनका निर्माण हुआ हो वो क्या करा है, प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में क्या आता है, वैसे जीव आते हैं जिनकी कोशिकाएं नई नई कोशिकाओं से बना होता है। चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे प्रोकैरियोटिक जीवाणु के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जीवाणु, बैक्टीरिया। जीवाणु की जो मुख्य आंतरिक विशेषता है, पहला विशेषता याद रखेंगे, यह एक प्रोकैरियोटिक जीव है, इसलिए इसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाएगा, ठीक है, सत्य केंद्रक नहीं पाया जाएगा। सेकेंड नंबर याद रखेंगे, केंद्रक के स्थान पर इसमें न्यूक्लियाइड नामक आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। आनुवांशिक पदार्थ DNA के रूप में पाए जाएंगे। तीसरा याद रखेंगे कि मुख्य DNA के अलावा एक अतिरिक्त वृत्तीय DNA पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। चौथा याद रखेंगे कि शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम उपस्थित होते हैं जिन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यानी कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा गया है, राइबोसोम को कहा गया है। पांचवा याद रखेंगे ऊर्जा और श्वसन के लिए इसमें मीसोसोम क्या होता है, पाया जाता है। यानी ऊर्जा के लिए और श्वसन के लिए इसमें क्या मौजूद होता है, मीसोसोम। यह है जीवाणु की संरचना, ये जीवाणु की संरचना है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें पाया जाता है न्यूक्लियाइड पाया जाता है जो क्या करता है, मुख्य DNA के रूप में होता है। प्लाज्मिड जो आंतरिक वृत्तीय के रूप में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जीव द्रव भी पाया जाता है इसमें, जो कोशिका के अंदर तरल के रूप में पाया जाता है। मीसोसोम क्या होता है, मीसोसोम उसमें क्या करता है, जितने भी इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें बताया आप लोग मीसोसोम के बारे में कि ऊर्जा और श्वसन के लिए मौजूद होता है। मीसोसोम का काम क्या है, ऊर्जा और श्वसन के लिए। ये किसके लिए काम करता है, श्वसन का कार्य करता है। उसका बाद कैप्सूल, बाहरी सुरक्षित आवरण है। पक्षमाभ या फ्लैजिला, ये क्या होता है, गति करने के लिए सहायक होता है, पूंछ को गति देता है। बेसल बॉडी वह था जहाँ से फ्लैजिला क्या होता है, शरीर से जुड़ता है, ठीक है। फ्लैजिला क्या होता है, शरीर से जुड़ेगा, जो पूंछ होता है। और पक्षमाभ या सिलिया क्या होता है, अन्य जीवाणु से जुड़ने का क्या होता है, सहायक होता है। चलिए आगे ध्यान देंगे।
चलिए आगे, जीवाणु की संरचना जो पीछे आप लोग देखे हैं पीछे वाला में, उसी के बारे में पूरी तरह से इसमें दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, कशाभिका होता है, यह जीवाणु को गमनशील अंग है, इसकी सहायता से जीवाणु गति करते हैं, इसी को क्या कहा गया है, कशाभिका कहा गया है। सेकेंड है बेसल बॉडी, यह अटैचमेंट साइड है जो कोशिका को शरीर से क्या करता है, जोड़ कर रखता है, इसी को कहा जाता है अटैचमेंट साइड। उसके बाद है मीजोसोम, यह जीवाणु का श्वसन अंग होता है जो सांस लेने में क्या करता है, मदद करता है, और ये होता है मीजोसोम, ये होता है। उसका बाद सिलिया या सेक्सपिलिया, यह जनन में क्या होता है, समय संयुग्मन में क्या करता है, सहायता करे। जनन के लिए कौन सहायता करेगा, ये सब जो सिलिया होता है ना, बाहरी जो आप लोग देख रहे हो कोशिका की तरह, ये सब क्या है, सिलिया होता है। चलिए आगे ध्यान देंगे इसमें जीव द्रव के बारे में। जीव द्रव जो होता है पृथ्वी पर पाया जाने वाला पहला तरल पदार्थ है, जिसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे तरल पदार्थ कौन है, जीव द्रव है। कौन है, जीव द्रव होता है, ठीक है, जिसे जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। उसके बाद है कैप्सूल, प्रतिकूल परिस्थिति जैसे उच्च तापमान में जीवाणु को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करेगा। उसका आता है न्यूक्लियोटाइड, यह जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ डीएनए पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है इसमें। उसके बाद था राइबोसोम, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा अकोशिकीय जीव वायरस के बारे में। HIV वायरस अकोशिकीय जो होता है, इसे अमेरिका की समलैंगिक लोगों में तथा भारत में डॉक्टर सुनीता, याद रखिएगा, डॉक्टर सुनीता सोनेवाल सोलोवेन द्वारा मद्रास में खोजा गया था। यानी HIV वायरस जो था ना, सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था, डॉक्टर सुनीता सोलोवेन द्वारा, जो कहाँ के रहने वाली थी, मद्रास की, ठीक है, इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के तौर पर। चलिए आगे ध्यान देंगे। आगे है वर्गीकरण, यानी कि जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण क्या है, ध्यान दीजिएगा, जीवों को उनके लक्षण, स्वभाव, रहन सहन, बाह्य संरचना आदि के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, तो अध्ययन आसानी से करने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है, यानी आप उसको अच्छे से जान सके, पढ़ सके, इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे ध्यान देंगे हम लोग कि वर्गीकरण के जनक कौन है। तो वर्गीकरण के जनक कैरोलस लिनियस को कहा गया है, जो वर्गीकरण की जनक या पिता कहे जाते हैं। इन्होंने वर्गीकरण की क्या की थी, सबसे पहले नींव डाली थी। यानी वर्गीकरण की नींव कौन डाले थे, वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस। चलिए आगे है वर्गीकरण प्रणाली, ठीक है, वर्गीकरण प्रणाली के बारे में जानेंगे। वर्गीकरण की जो प्रणाली है दो वर्गों में दी गई है, एक द्विजगत प्रणाली है और एक 5 जगत वर्गीकरण दिया गया, ठीक है, एक द्विजगत वर्गीकरण और एक 5 वर्ग। तो द्विजगत जो वर्गीकरण है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया, और इनका जो आधार था पूरे जीव जगत को केवल 2 भागों में बांटना, ठीक है, यानी कि कैरोलस लिनियस जो थे पूरे जीव जगत को कितने वर्गों में बांटे थे, 2 वर्गों में बांटे थे, एक था पौधा के रूप में और दूसरा का जंतु के रूप में, ठीक है। लेकिन जो 5 जगत वर्गीकरण था वह RH विक्टेकर के द्वारा बांटा गया था। इनका आधार था विरोधाभास के बाद जीवों को 5 वर्गों में बांटना। कितने वर्गों में बांटे थे, 5 वर्गों में बांटे थे RH विक्टेकर। पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एमिया। RH विक्टेकर के द्वारा बांटे गए 5 जीवगत प्रणाली थे। हम लोग जानेंगे टेक्सोनॉमी के बारे में, क्या है। तो टेक्सोनॉमी से पहले हम लोग जानेंगे कि टेक्सा क्या होता है, किसके बारे में जानेंगे, के बारे में, ठीक है। तो वर्गीकरण के लिए जीव विज्ञान में एक वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे टेक्सा कहते हैं। इसी शब्द से टेक्सोनॉमी शब्द बना है, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी शब्द किससे बना है, टेक्सा शब्द से बना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए टेक्सोनॉमी क्या होता है। अब जैसे सजीवों को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने की क्रिया को टेक्सोनॉमी का, यानी उनके लक्षण के आधार पर अलग अलग श्रेणी में रखा गया, इसलिए उसको क्या कहा गया, टेक्सोनॉमी कहते हैं। जैसे 4 पैर वाले जानवर कुत्ता, बिल्ली, हाथी सभी अलग अलग लक्षण के कारण अलग अलग श्रेणियों में रखे जाते हैं।
जैसे लक्षण प्लस अध्ययन का उद्देश्य, यानी कि किसी भी जीव का लक्षण जानना है और उसका अध्ययन किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी कि किसी भी जीव का लक्षण के साथ उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमी कहलाएगा। किसी भी जीव का उसके लक्षण के साथ, ठीक है, अध्ययन क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमी। चलिए आगे ध्यान देंगे। वर्गीकरण पदानुक्रम क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। वर्गीकरण पदानुक्रम में सबसे पहले आता है किंगडम आता है, ठीक है, जिसे जगत कहते हैं। दूसरा का आता है फाइलम, जिसे संघ कहा जाता है। तीसरा आता है क्लास, जिसे वर्ग कहते हैं। चौथा है ऑर्डर, जिसे गण कहा जाता है। पांचवा है फैमिली, जिसे कुल कहा गया है। छठा है जीनस, ठीक है, जिसको वंश कहा गया है। और सातवां है स्पीसीज, जिसे प्रजाति या क्या कहा गया है, स्पीसीज को प्रजाति के रूप में कहा गया। इसको याद करने का यहाँ पर टिक दिया गया है, के पिको एफ जी एस। के पिको एफ जी एस, यानी के से क्या हो जाएगा, किंगडम। पी से क्या हो जाएगा, फाइलम। सी से क्या होगा, क्लास। ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्डर। एफ से क्या हो जाएगा, फैमिली। जी से हो जाएगा जीनस। और एस से क्या हो जाएगा, प्रजाति। यानी कहने का मतलब है कि इससे पूर्ण रूप से हम लोग क्या करते हैं कि जगत के बारे में वर्गीकरण करते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे है वर्गीकरण पदानुक्रम के बारे में, यानी पदानुक्रम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। पहला क्या है पदानुक्रम का अर्थ, यह सभी श्रेणियों एक दूसरे के समूह होते हैं। यानी इसमें यहाँ पर याद रखेंगे, सभी श्रेणियों में क्या होता है, एक दूसरे का समूह होता है। और इससे क्या किया गया, वर्गीकरण पदानुक्रम को ऊपर से नीचे की ओर दर्शाया जाता है। वर्गीकरण पदानुक्रम को किस अर्थ में दर्शाएगा, ऊपर से नीचे की ओर। पहला याद रखिएगा, अंत में यह सब मिलकर क्या, किंगडम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। यानी कि जगत में क्या आता है, फाइलम्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। फाइलम्स में क्या आएंगे, बहुत सारे क्या आएंगे, इसमें जीव आएंगे जो क्लास में कहलाएंगे। उसके बाद फैमिली, ऑर्डर आता है। उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, समूह, फैमिली के रूप में, वंश के रूप में। तब जीनस आता है। तब सबसे छोटी इकाई जो होती है ना, प्रजाति होती है। यानी देखा जाए तो प्रजाति से निर्माण होता है जीनस का। प्रजाति और जीनस मिलाकर वंश का निर्माण करते हैं। प्रजाति, जीनस, वंश निर्माण का गण का निर्माण करेंगे। और ये सभी मिलकर वर्ग का निर्माण करेंगे। और इन सभी से मिलकर संघ का निर्माण होगा। और पूरा मिलकर क्या करता है, एक संसार, एक जगत का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे प्रजाति क्या होता है। सबसे नीचे वाला था प्रजाति। प्रजाति के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रजाति किसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, प्रजाति किसे कहते हैं, जब किसी एक जीव तथा उसके समान लक्षण वाले जीवों के समूह की बात की जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रजाति कहते हैं। और यह सबसे छोटी इकाई होती है। यह सबसे छोटी क्या होती है, इकाई है। जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है, प्रजाति। जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है, प्रजाति, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है ना, होमो सेपियंस होता है, ठीक है। और रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर का ना बात किया जाए तो सबसे पहले होमो जो होता है ना, वंश को दर्शाता है। यानी कि सेपियंस जो होता है प्रजाति को दर्शाता है। और प्रजाति का नाम जो हमेशा छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। और इसे लैटिन भाषा में भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे है स्पीसीज के अध्ययन के आधार। स्पीसीज के अध्ययन का आधार क्या है, पहला हम लोग जानेंगे मॉर्फोलॉजी और दूसरा का एनाटॉमी। पहला हम लोग क्या जानेंगे, मॉर्फोलॉजी के बारे में और दूसरा का एनाटॉमी के बारे में। यानी बेसिस ऑफ स्टडी, यानी स्पीसीज का जो हम लोग अध्ययन कर सकते हैं कितने प्रकार से, तो दो प्रकार से, एक मॉर्फोलॉजी के रूप में और एक एनाटॉमी के रूप में। देखिए मॉर्फोलॉजी जो है ना, दो शब्द से मिलकर बना है। एक मॉर्फो जिसको बाह्य कहते हैं, एक लॉजी जिसको अध्ययन कहते हैं। यानी एक्सटर्नल अध्ययन क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी।
ठीक है। जैसे दो पैर, दो आंख, बॉडी टाइप्स, यानी कि जो बाहरी आवरण होता है ना, उसका अध्ययन क्या कहता है, मॉर्फोलॉजी। और आंतरिक संस्थान का विज्ञान होता है जिसको हम लोग इंटरनल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। आंतरिक, यार इसमें क्या करते हैं हम लोग, आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं, आंतरिक अध्ययन करते हैं। सजीवों के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। यानी सजीवों के आंतरिक भाग का अध्ययन क्या कहलाएगा, एनाटॉमी। जैसे कि छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, फेफड़ा, लीवर की, ठीक है। उसके बाद फेफड़ा के अंतर्गत, फेफड़ा के बारे में जानना, डीएनए, आरएनए, ये सब क्या एनाटॉमी का अध्ययन हो जाएगा। निष्कर्ष में याद रखें, जीवों को समान श्रेणी में रखने के लिए उनकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों समान होने चाहिए। जीवों को अगर आप समान श्रेणी में अगर रखना चाह रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। चलिए आगे है टैक्सोनॉमी के बारे में। तो टैक्सोनॉमी और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया है, सजीवों को उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया गया है। साइंटिफिक टर्म टैक्सा, जैसे घर की बिखरे सामान को व्यवस्थित करना, ठीक है। ये पीछे आप लोग को बता दिया गया है, पीछे टोटल, ये पीछे वाले आप लोग को वीडियो में अभी बताया है, टोटल नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। चलिए चलिए आगे हम लोग याद रखेंगे कुल क्या होता है। समान लक्षण वाले जीनस का समूह कुल कहलाता है। समान लक्षण वाले जीव होंगे सोलानेसी, फेलिडी, इसमें किसको शामिल किया गया, आलू को, पिटूनिया को और धतूरा को सोलेनेसी में, और चीता, तेंदुआ और बाघ इस सबको फेलिडी वर्ग में क्या है, फेलिडी कुल में रखा गया है। और आलू, पिटूनिया ये सबको सोलेनेसी कुल में रखा गया है। धतूरा को भी किसमें रखा गया है, सोलेनेसी में रखा गया है। चलिए अगला नंबर था गण। लगभग समान लक्षण वाले कुल का समूह होता है गण। यहाँ जीवों के लक्षण अधिक मात्रा में नहीं मिलते हैं, यह विकास के क्रम को दर्शाता है। जैसे गण में आता है मांसाहारी जीव जितने भी होंगे, बाघ, बिल्ली, कुत्ते, ठीक है। और इसमें जो तीसरा दांत जो देख रहे हो कैनाइन, ये सब क्या होता है, नुकीले दांत जो होते हैं मांसाहारियों की पहचान होती है, ये सभी क्या आता है, गण में आते हैं। चलिए उसके बाद है आप लोग का वर्ग, क्या है, वर्ग। लगभग समान लक्षण वाले गण के समूह को वर्ग कहते हैं। इसमें जैसे में आते हैं जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, जैसे स्तन ग्रंथि प्लस मांसाहारी गण होते हैं, ठीक है। बाघ, बिल्ली, कुत्ता, यानी कि ये सभी जो होते हैं ना जीव स्तनधारी होते हैं, क्योंकि ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। वे सभी क्या आते हैं, कौन से वर्ग में आएंगे, वर्ग में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे है संघ। आगे क्या याद रखेंगे संघ के बारे में। तो यह जीवों की एक उस श्रेणी है जिसमें उपस्थित जीव पूरी तरह से एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न होते हैं। जैसे उभयचर जीव जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। शरीर सिर्फ जो होता है रेंगने वाले जीव होते हैं, मगरमच्छ, ये सभी क्या है, संघ में आएंगे। पक्षी वर्ग, उड़ने वाला जीव, स्तनधारी, दूध पिलाने वाला जीव, ये सभी क्या है, संघ इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे 7वां नंबर हम लोग का जगत। तो यह वर्गीकरण की सबसे उच्च श्रेणी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सभी जीवों को इसमें वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। और जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। एक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और इसको जगत को कौन बांटा था, आर.एच. विक्टेकर। कौन बांटा था, आर.एच. विक्टेकर, विक्टेकर। कब, तो 1969 में, याद रखिएगा। चलिए वर्गीकरण का मास्टर चार्ट आपको याद रखना है, जो आसान पड़े आपको याद करने में। जगत में सबसे क्या होता है, उस श्रेणी के जीव आते हैं। फाइलम में वर्गों का समूह होता है। क्लास में क्या होता है, गणों का समूह। ऑर्डर में होता है कुल समूह। फैमिली में होता है वंशों का समूह। जीनस में होता है प्रजातियों का समूह। और स्पीसीज होता है सबसे छोटी इकाई होता है। स्पीसीज क्या होगा, सबसे छोटी इकाई। ये आसान तरीके से याद करिएगा। चलिए हम लोग आगे ध्यान देंगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है जो एग्जाम में आप लोग को आ सकता है। पहला, वर्गीकरण का जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। दूसरा याद रखेंगे वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवों के अध्ययन को सरल बनाना।
तीसरा याद रखेंगे, सबसे छोटी इकाई प्रजाति और सबसे बड़ी इकाई जगत को, यानी कि जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है, प्रजाति है, और सबसे बड़ी इकाई किसे कहा गया है, जगत को कहा गया है। टैक्सा क्या होता है, वर्गीकरण के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाने वाला वैज्ञानिक शब्द यह क्या है, टैक्सा कहलाता है। तो आप लोग ये सब अच्छे से याद रखिएगा, जो आप लोग को एग्जाम में महत्वपूर्ण है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको फॉलो भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग का ये चैप्टर था टोटल जो आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ में आप कांटेक्ट नंबर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 7070140159, ठीक है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।